ये बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आई। यहां पर एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से आज कुबेर का खजाना निकला है। जी हां, कुबेर का खजाना निकला है। झारखंड में टेंडर घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के ठिकानों पर भी रेड हुई, जहां निजी सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए 5-5 मशीनें लगानी पड़ी। कोयले की खदानों के लिए मशहूर झारखंड में आज नोटों की खदान मिली। ऐसा लगा कि मुश्किल से 10 बाई 12 के कमरे में कुबेर का खजाना छिपा था। सूबे की राजधानी रांची के बेहद साधारण से दिखने वाले इस घर का एक कमरा 500 के नोटों की गड्डियों से भरा था। जिस गली से लोग साइकिल या स्कूटर से आना जाना करते थे, वहां से नोट ले जाने के लिए वैन बुलानी पड़ गई। जिस इलाके के लोगों की जिंदगी भर की कमाई भी करोड़ में न पहुंच पाए, वहां के एक घर में करोड़ों रुपया रखा था। 500 के इतने नोट कि गिनते गिनते बैंक अधिकारी थक गए। नोट गिनने वाली मशीन गर्म हो गई, मगर नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो साधारण सा कमरा दिख रहा है, इस कमरे की अलमारी में कैश भरा था, बैग में कैश था, थैलों में कैश था। कैश को एक जगह इकट्ठा कर रखने के लिए कमरे का फर्श छोटा पड़ गया। अब ये जान लीजिए कि 500 के नोटों की ये सैकड़ों गड्डियां जिसके घर से मिली, उसकी मंथली सैलरी मात्र 15,000 है। जी हां, इस शख्स का नाम है जहांगीर आलम और ये झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घर नौकर का काम करता है। झारखंड के इस धन कुबेर का पता तब लगा जब ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह से रांची के कई इलाकों में ताबड़तोड़ रेड करनी शुरू की। इनमें मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर भी शामिल हैं। ईडी की टीम ने 9 ठिकानों पर रेड की। ये छापेमारी टेंडर घोटाला केस में की गई। ये घोटाला पथ निर्माण विभाग में हुआ था। इस घोटाले के आरोप में 2 इंजीनियर पहले से गिरफ्तार हैं और ईडी की टीम सेल सिटी समेत उनके दूसरे ठिकानों पर भी सुबह से रेड मार रही है, मगर कहीं से उतना कैश नहीं मिला जितना कि जहांगीर आलम के छोटे से घर से निकला। आस पड़ोस के लोग भी नोटों की गड्डियों और कैश के आंकड़े के बारे में सुनकर सकते में आ गए, क्योंकि जहांगीर आलम के पड़ोसियों के मुताबिक वो बेहद साधारण ढंग से रहता था, स्कूटर से आता जाता था और बेहद सरल तरीके से सबसे मिलता जुलता था। जैसा गरीबी जैसा आता था, गरीबी जैसा जाता था। वैसा तो कभी नहीं लगा, नहीं, एकदम सिंपल तरीका से जैसे जिनमीन आदमी रहते हैं। और घर कैसा है? घर एकदम मतलब सिंपल है घर, और क्या। कोई ऐसा गाड़ी नहीं था, 100 वाला, सब नॉर्मल। कभी और कुछ? कभी स्कूटी से आते जाते थे, मोटरसाइकिल से आते जाते थे। अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या जो अब तक दिख रहा था वो आडंबर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहांगीर आलम जिस मंत्री के पीए का नौकर है, उन्होंने चुनाव में अपनी कुल संपत्ति महज 1.5 करोड़ के करीब बताई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जहांगीर आलम का घर काले धन का गोदाम था? क्या जहांगीर आलम इस कैश कांड का मोहरा मात्र है? और क्या घोटाले के तार मंत्री आलमगीर और उनके पीए से भी जुड़े हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कैश की गिनती खत्म होने और इससे जुड़े तमाम किरदारों से पूछताछ के बाद ही मिल सकता है। रांची से तनय खंडेलवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर आइए अब आपको ईडी की इस रेड का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। क्या है इस कैश कांड की इनसाइड स्टोरी, ये भी आप समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रेड हुई। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह पुराना मामला है। इस मामले में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और फरवरी 2023 में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वीरेंद्र राम ने टेंडर के बदले कमीशन की बात जांच के दौरान कबूल की है। ईडी ने वीरेंद्र राम की करोड़ों की संपत्ति भी इसके बाद अटैच की थी और ईडी को यह शक है कि इस टेंडर रैकेट में कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस मामले की जांच अभी आगे जारी है।
तो जाहिर बात है कि किसी सूबे के मंत्री से जुड़े किसी भी शख्स के घर से अगर करोड़ों रुपए कैश मिलेगा तो सवाल मंत्री जी पर भी उठेंगे। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर भी इस कैश कांड के बाद विरोधियों के निशाने पर हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। रांची में मिले नोट की खदान पर कैसे छिड़ा है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में कैश का गोदाम, मंत्री आलमगीर पर इल्जाम। करोड़ों कैश की काउंटिंग ऑन, काले धन का मास्टरमाइंड कौन? महज 15,000 महीना पाने वाले जहांगीर आलम के कमरे से जब 35 करोड़ से भी ज्यादा कैश निकला तो इस काले धन से जुड़े किरदारों की तलाश तेज हो गई। जाहिर है रांची की इस गली में कुबेर निकला तो आरोपों के तीर मंत्री आलमगीर पर चलने शुरू हो गए। सूबे की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पूछा कि इस कैश का मंत्री जी से क्या कनेक्शन है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। ईडी की यह कार्रवाई पथ निर्माण विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर हुई, मगर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के अलग ही आरोप हैं। उनका कहना है कि यह पूरा मामला बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी जनसंख्या से जुड़ा है, और तो और इसमें कई विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि मंत्री आलमगीर इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए विरोधियों को जांच का इंतजार करने की राय दे रहे हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया, और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। तो एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए। और हम लोग भी जब भी पीएसयूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। जाहिर है जहांगीर आलम के घर से जितना कैश मिला है वो किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट। हालांकि बीजेपी आलमगीर को इस कैश कांड का किंग बता रही है, वहीं कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। जो रेड हुआ स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है और जांच होने दीजिए, जांचों उपरांत सारा कुछ सामने आ जाएगा। सियासी वार पलटवार के बीच ईडी की कार्रवाई को चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, वहीं कैश का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको उस जहांगीर आलम के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बता दें जो करोड़ों का कुबेर बनकर सामने आ रहा है। जहांगीर झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल का नौकर है। जिस घर में कैश मिला वो 2 BHK यानी लगभग 1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। जानकारी के मुताबिक कमरे का साइज 10 बाई 12 का है। जहांगीर यहां पर 6 महीने से किराए पर रहता था, यानी ये फ्लैट भी उसका नहीं है, यहां पर वो 6 महीने से किराए पर रह रहा था। जहांगीर कभी कभार स्कूटर से यहां पर आता जाता था। फ्लैट में एक अलमारी रखी हुई थी और इसमें ये पैसे इकट्ठा किया करता था, यहीं पर वो पैसे रखता था। और अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये पैसा किसका है और कैसे यहां पर आया है। एक बड़ी खबर मिल रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर यह चूंकि आरोप है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ अब एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। उपराज्यपाल ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रिकमेंड किया है कि एनआईए जांच होनी चाहिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आरोप है सिख फॉर जस्टिस इससे $1.6 करोड़ का फंड लेने का आरोप है।
1.6 करोड़ डॉलर, $16 मिलियन फंड लेने का आरोप है और इसलिए एक शिकायत एलजी के पास पहुंची थी, जिसके बाद एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है एलजी वीके सक्सेना ने। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया। इससे जुड़ी हुई एक शिकायत एलजी ने रिसीव की और एलजी वीके सक्सेना ने अब एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये क्या शिकायत थी और इसके बाद एलजी ने अब इस मामले की जांच के लिए एनआईए को लिखा है क्या? देखिए, दरअसल इकबाल सिंह नाम का एक शख्स जो है वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठा था और उसके बाद उससे संपर्क किया गया था और उसकी जो मांग को मानने के लिए एक लेटर दिया गया था और उसी लेटर को आधार बनाकर एलजी के पास एक शख्स ने शिकायत की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका में जाकर 2014 और 22 तक से करीब $16 मिलियन जो है वो खालिस्तान जो आतंकी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनसे पैसा फंडिंग ली थी ताकि देवेंद्र सिंह भुल्लर को जो है वो जेल से वो रिहा करा देंगे। और इसको लेकर जो गुरु पंतवंत सिंह पन्नू ने भी कई बार जो है अपने वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे कि खालिस्तानियों से फंडिंग लेकर उन्होंने जो है और उनके समर्थन में कुछ बातें की हैं। तो इसी की जांच को लेकर होम सेक्रेटरी को एक लेटर जो है वो एलजी की तरफ से लिखा गया है और मांग की गई है कि एनआईए से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए कि आखिर किस तरीके से खालिस्तानियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। पुंछ में आतंकी हमले पर सियासत अपने चरम पर पहले से ही थी और अब पीओके पर भी सियासत तूफान पर है। देश के एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को कोसने के बजाय पीओके पर उसकी हिमायत वाला बयान देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान क्या पाकिस्तान के नापाक मनोबल को और मजबूत नहीं करता? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। जुबान हिंदुस्तानी लेकिन बोल पाकिस्तानी। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देश की सियासत में इन्हें बड़े सम्मानित नजरों से देखा जाता है, लेकिन इनकी भाषा सुनकर आपको कहीं से भी ये नहीं लगा होगा कि ये हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। सोचिए, जिस पीओके को धोखे से हथिया कर पाकिस्तान अपना कहने की गुस्ताखी करता रहा है, उसी पीओके को जब देश में मिलाने की बात हुई तो फारूक अब्दुल्ला तड़प उठे और पाकिस्तानी अंदाज में बैटिंग करते दिखाई दिए। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। माना कि फारूक अब्दुल्ला की अपनी सियासी मजबूरियां हो सकती हैं, सरकार से तल्खियां और मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन एटम बम और चूड़ियों वाला बयान देकर क्या वो पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की चरण वंदना वाला गुणगान किया तो बीजेपी ने तीखे प्रहार किए। कहा, फारूक और पाकिस्तान की जुबान में कोई अंतर नहीं है, वो वही बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के कुछ नेता बोलते हैं। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए बयानों पर पूछे गए सवाल पर आया है, जिसमें दोनों मंत्रियों ने आज नहीं तो कल पीओके के भारत में मिलने का भरोसा जताया। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. भाइयों, POK हमारा था, POK हमारा है, POK हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। अब POK के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार पाकिस्तान के मनोबल को मजबूत करने वाला बयान नहीं दिया। हर बार आतंकी हमले के बाद भी वो पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने में जुटे रहते, जबकि उनके मुंह से पाकिस्तान की आलोचना में एक भी शब्द नहीं निकलता। आखिर ये कैसी सियासत है? क्या दहशतगर्दी के बीच बातचीत होनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर अजब गजब बयान दे चुके हैं। जरा देखिए, 27 दिसंबर 2023 को उन्होंने कहा कि अगर हमने पाकिस्तान से बात नहीं की तो एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। 12 दिसंबर 2023 को उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को नर्क में जाने। 12 मई 2023 को उन्होंने कहा कि मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है। 24 मई 2019 को कहा कि हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके नहीं रह सकते। इससे पहले 23 सितंबर 2020 को उन्होंने कहा कश्मीरी खुद को भारतीय महसूस नहीं करते, और 15 जनवरी 2018 को वो कह के गए थे भारत पाकिस्तान की मुसीबतों के लिए बराबर का जिम्मेदार है। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की एनआईए जांच की सिफारिश। केजरीवाल पर आतंकी संगठन से फंड लेने का लगा है आरोप। एमपी के रतलाम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान बदलने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी दलितों का छिन जाएगा हक। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमले पर स्मृति ईरानी का बयान, बोली माहौल खराब करने की हो रही कोशिश, संविधान को लेकर झूठ बोल रहे राहुल। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को बताया देश विरोधी, कहा देश को बांटना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, इस पार्टी में नहीं रह सकते राष्ट्रभक्त और राम भक्त। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उमर अब्दुल्ला की सफाई, कहा पाकिस्तान से बातचीत से सुलझाए मसला, पड़ोसी और दोस्त नहीं बदल सकते। फारूक अब्दुल्ला के चूड़ियां वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार, कहा आईएनडीआई अलायंस में है पागलों की जमात, ये लोग भारत को अपना नहीं मानते। यूपी के शाहजहांपुर में सीएम योगी ने भरी हुंकार, औरंगजेब का जिक्र कर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यह नया भारत राष्ट्रभक्तों का नहीं सह सकता अपमान। पुंछ हमले को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई, बोले देश के जवानों पर गर्व, लेकिन बीजेपी बताए कैसे हुआ हमला। झारखंड कैश कांड पर बीजेपी हमलावर, कहा विपक्ष ने झारखंड को बनाया लूटखंड। गिरिराज सिंह बोले कभी कांग्रेस के एमपी के घर से पैसा निकलता है, अब मंत्री के घर से निकल रहा है। बीजेपी ने मंत्री आलमगीर को बताया कैश कांड का किंग। सुधांशु त्रिवेदी बोले मंत्री के निजी सचिव भी हो गए करोड़पति। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा कि पार्टी में कुछ लोगों को भगवान राम के नाम से आपत्ति है और इस बात से वो आहत है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बात निकली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का विरोध करने वालों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। योगी ने कहा चुनाव में राम द्रोहियों की दुर्गति तय है। राधिका खेड़ा की इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वो राम को मानती हैं और ये बात कांग्रेस में कुछ लोगों को पसंद नहीं है। राम के अपमान से वो आहत हैं और इसीलिए वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। इसके बाद राधिका ने बयान भी दिया। मैं तो हमेशा से बोलती आई हूँ, आप मेरे लगातार कोई डिबेट्स भी देखते, जैसा मैंने कहा मुझे लगातार इस बात से छोटा महसूस कराया जाता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं बढ़ चढ़ के अपने धर्म के बारे में बोलती हूँ। और यहीं तक बात सीमित नहीं है, जब गौरव वल्लभ जी और रोहन गुप्ता जी पार्टी छोड़ के गए तो मुझे फिर तब याद आ गया कि मैं राम मंदिर होके आई हूँ। तो मुझे बोला नहीं, तुम जाके काउंटर इसका करो कि हमने तुमको नहीं रोका। मैं पार्टी का हर आदेश का पालन करती रही। सर्वप्रथम राम मंदिर जाने वालों में से मैं थी। मैं अविनाश पांडे जी के साथ, अजय राय जी के साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ, दीपेंद्र हुडा जी के साथ, आराधना मिश्रा मोना जी के साथ राम मंदिर दर्शन करने गई थी। मैं तो सीडब्ल्यूसी सदस्य हूं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर श्रीराम के अपमान का आरोप लगाया तो जुबानी बाड़ों को आरोपों की प्रत्यक्षा पर चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर वार किया। कहा रामद्रोहियों की दुर्गति चुनाव में तय। कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता श्री राम के अपमान पर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फिलहाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो दूर रहेंगी, लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की रणनीति प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। इसी सिलसिले में आज प्रियंका अमेठी रायबरेली पहुंची, वो भी तब जब कल ही अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई और उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। सवाल उठता है कि आखिर अमेठी में प्रियंका का दुश्मन कौन है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ इस अंदाज में अमेठी पहुंची। अमेठी में प्रियंका गांधी भले ही कांग्रेस की पार्थ ना हो, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की सारथी वही है। प्रियंका अमेठी में कांग्रेस का रथ साधती, उससे ठीक पहले अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ हो जाती है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना में घायल भी हुए। कांग्रेस दफ्तर को निशाना बनाने वालों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। तस्वीरों में हमले के बाद 6 लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सवाल ये है, ये कौन है और इन्हें किसने भेजा? घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस दस्ता गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। वहां कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने हमले के तार सीधे बीजेपी से जोड़ दिए और बीजेपी पर अमेठी की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। अमेठी की जनता झगड़ा लड़ाई की वो नहीं है। अमेठी गंगा जमुनी तहजीब के परिचारक है, तो उसका ये वो ना बदलने दें। सवाल उठता है कि क्या अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर हमला प्रियंका के अमेठी पहुंचने से पहले संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? हालांकि बीजेपी घटना को कांग्रेस का चुनावी टूल किट बता रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार अमेठी का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किलों को पहचान करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। 25 वर्ष में ये पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार चुनावी मैदान में नहीं है और मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के बीच होगा। रायबरेली के गढ़ को बचाने और अमेठी के गढ़ को वापस छीनने के लिए कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को पर्यवेक्षक बनाया है। भूपेश बघेल को रायबरेली की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं अशोक गहलोत को अमेठी का पर्यवेक्षक बनाया है। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस की रणनीति से साफ है कि वो बीजेपी को वॉकओवर के मूड में नहीं है। अमेठी में जिस तरह से प्रियंका ने चुनावी कमान संभाली है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला दिख भले रहा हो स्मृति वर्सेस किशोरीलाल, लेकिन जमीन पर मुकाबला स्मृति वर्सेस प्रियंका में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जौनपुर की जनता 25 मई को ईवीएम में अपना मत लॉक कर देगी, लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जौनपुर का सियासी समीकरण बदलने लगा है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह का टिकट काटकर बीएसपी ने मौजूदा सांसद श्याम यादव पर दांव खेला है। बीएसपी के इस कदम से जौनपुर में साइकिल पर ब्रेक लगेगा या कमल मुरझा जाएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जीतेगा जौनपुर, जीतेगी बीएसपी हैशटैग के साथ बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने जौनपुर में प्रचार की रफ्तार को धार दे रखी थी। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जौनपुर की सियासत में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और बीएसपी ने जौनपुर से श्री कला सिंह का टिकट काट दिया। सफेद कुर्ते पैजामे और नीले गमछे में ये हैं अब जौनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार। साल 2019 में साइकिल जब हाथी की साथी बनी थी तो श्याम यादव भी उन चंद सांसदों में थे जो मोदी लहर के बावजूद संसद पहुंचे थे और इस बार आखिरी वक्त में टिकट मिलने के बाद 2019 दोहराने का दावा कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। पिछली बार भी मैंने जीत दर्ज की थी जौनपुर की जनता की बदौलत, और देखिए मैं कहता हूँ कि इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है।
लेकिन फिलहाल श्याम यादव को टिकट मिलने से ज्यादा श्रीकला सिंह के टिकट कटने की चर्चा है। 1 मई को ही बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से जमानत पर बाहर आए थे और उसी दिन उनकी पत्नी श्रीकला ने बीएसपी की तरफ से जौनपुर में नामांकन दाखिल किया था। लेकिन अब जौनपुर में हाथी श्याम यादव का साथी है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जौनपुर के सियासी घटनाक्रम से किसका नफा होगा और किसे नुकसान। इसे समझने के लिए पहले जौनपुर की नई चुनावी टक्कर देख लीजिए। जौनपुर में बीजेपी ने कांग्रेस से आए कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया है। वहीं श्रीकला सिंह का टिकट काटकर बीएसपी ने श्याम यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया है। यादव समाज परंपरागत तौर पर एसपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बीएसपी की तरफ से यादव उम्मीदवार को मैदान में लाने से यादव वोट बढ़ सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।